ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है डाटा स्ट्रक्चर के हवाले से। अपने माइक्स काइंडली म्यूट ही रखिएगा। अगर किसी का कोई इशू आ रहा है तो वो टाइप करके भेज दे तो उसका देख लेंगे कंसर्न। ऑलराइट जी। इस तरह के आपको मैं बताया था कि हमारी ये टेंटेटिव जो कोर्स आउटलाइन थी, जो आप लोगों के जितने भी हमने यूनिट्स देखने थे, मैं बताया था कि इसमें ओवरऑल 9 यूनिट्स हैं आज तक हम लोग जो भी देखते आए हैं, जिसमें यूनिट 1 हम लोग कवर कर चुके हुए हैं। यूनिट 2 अरे को लास्ट लेक्चर में हमने इसके बेसिक्स इंट्रोडक्शन और सारी चीज़ें देख ली हुई थी। इनफैक्ट हमने इसके जो ऑपरेशन थे उसमें से ट्रावर्सल का भी देख लिया हुआ था। थोड़ा सा हल्का सा मैं इसको टच दूंगा उसका रिवीजन का, और मेनली हम फिर आज सेकंड उसके ऑपरेशन जो है वो भी देख के, और आज हम लोगों का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम यूनिट 2 को कंप्लीट करेंगे उसके अंदर आज उस क्लास से। तो सबसे पहले तो ये है जी कि आपको जैसे पता है कि डाटा स्ट्रक्चर, मैंने कहा था कि मेरे स्टूडेंट्स को एटलीस्ट डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन सारी आनी चाहिए। तो डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। A particular way of storing and organizing data is called data structure. तो डाटा स्ट्रक्चर की इतना मैंने बताया था कि इसको जो पर्टिकुलर वे स्टोर करने के कंप्यूटर में, तो इस लिहाज से जो बेसिकली 6 टाइप्स हैं वेल नाउन है, जिसमें अरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री और ग्राफ्स आते हैं उसके। ये 6 टाइप्स हैं, बेसिक टाइप्स हैं उसके डाटा स्ट्रक्चर की। और मैं बताया था कि हमारे इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हमने इन 6 जो डाटा स्ट्रक्चर की टाइप्स हैं इनकी डिस्कशन करेंगे, इनको देखेंगे ये क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। और उस लिहाज से इसमें एक चीज़ और बताई थी कि इसको फर्दर जो इसकी जो क्लासिफिकेशन आ जाती है वो 2 पार्ट्स में आ जाती है उसके अंदर, कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो है वो आउट ऑफ 6 जो है 4, यानी अरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यूज जो हैं दे आर एज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स, और ट्री और ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर मेथड। अभी हम लोग जो है वो फर्स्ट जो है अरे को डिस्कस कर रहे हुए हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने इसको स्टार्ट कर लिया हुआ था। इसके ऊपर हमने ये बताया था, थोड़ा सा मैं इसको हल्का टच करूँगा कि अरे होती क्या है। अरे का मैंने बताया था कि ये कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा एलिमेंट्स है। एक जैसे एलिमेंट्स जो होते हैं वो इकट्ठे कहीं पे रखने हो तो वो अरे यूज किया जाता है सिंगल नेम, एक नाम से। आपने जो नॉर्मली जो प्रोग्रामिंग के अंदर आप देखते हैं तो आप जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने इंट्रोडक्शन के बताया था उसके अंदर के जो प्रिमिटिव जो उसके वेरिएबल्स नेम बने होते हैं जो बिल्ड इन होते हैं उसके अंदर, तो उनमें आप सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर, जैसे इंट की हम बात करते हैं सी के अंदर, इंट ए में अगर कहेंगे तो सिर्फ एक वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से अगर आपने कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डाटा रखना है तो उसके लिए अगर आप इतने वेरिएबल बनाएंगे तो कभी अच्छे कंसिडर की जाती है। उस लिहाज से ये फिर अरे यूज़ की जाती है। अरे जो होती है वो मेमोरी के अंदर कंसेक्टिवली प्लेस करके डाटा को रखा जाता है उसके अंदर। तो ये सबसे ज़्यादा डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कॉमनली यूज डाटा स्ट्रक्चर है, इसीलिए नंबर 1 पे पढ़ाया जाता है। इसकी जो टाइप्स आती हैं उसमें 1 डायमेंशनल अरे या लीनियर अरे कहा जाता है उसको, 2 डायमेंशन या मल्टी डायमेंशनल अरे, ये वेल नाउन इसके आ जाती होती है। और फिर उसके बाद ये आता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। जैसे मैंने बताया था जी कि जब आप एक से ज़्यादा वैल्यूज है आपके पास, डाटा आइटम्स हैं, और आप उनको स्टोर करना चाहते हैं, तो जो आपके पास अवेलेबल है उसमें यह है कि आपके पास एक वेरिएबल को स्टोर करने के लिए आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने 100 करना है तो 100 वेरिएबल डिक्लेयर करना कभी भी एक अच्छी चॉइस नहीं होती। तो उसके लिए फिर जो अच्छी चॉइस है, गुड चॉइस इज टू यूज अरे। रिलेटेड आइटम होते हैं। और स्टैटिक एंटिटी है। स्टैटिक एंटिटी ये है कि आपने स्टोर करने से पहले जो है ना वो मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व कर ली जाती है कि इतने हम इसके अंदर डाटा स्टोर करेंगे उसके अंदर। ये उस लिहाज से अरे रहती है। अरे में फिर हमने बताया था कि कोई भी जो डाटा स्ट्रक्चर होगा, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि 6 डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, तो हर डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर एट मोस्ट 6 ऑपरेशन
ये परफॉर्म किए जा सकते हैं जो कॉमन ऑपरेशन कराते हैं हर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, जिसमें वो क्या है, ट्रावर्सल है, सर्चिंग है, इंसर्शन है, डिलीशन है, सॉर्टिंग है और मर्जिंग है। ठीक, तो मैंने अगर आपको याद हो तो पहले ही कहा था कि हम एटमोस्ट जो है 6/6 36 टॉपिक्स हैं एटमोस्ट जो हम पढ़ने हैं, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है उसके अंदर। फिर उसके अंदर मैंने ये भी बताया था, अगर आपको याद हो, तो हमारा जो स्कीम ऑफ स्टडी जो होगी, जो हमारा मेथड होगा पढ़ने का, वो ये होगा कि हम हर एक जो है वो स्टेटस की टाइप देखेंगे, उसके ऊपर ऑपरेशन देखेंगे, उन ऑपरेशन के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम उनका एक एल्गो देखेंगे, उसके साथ कोई एक कॉमन सी एग्जांपल मैं कोशिश करूँगा सी प्रोग्रामिंग की, वो आपको दे दी जाए और उसका एनालिसिस कर दिया जाए एल्गो का। एल्गो का जिस तरह मैं बताया था शुरू में, एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू गिवन प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या होती है कि आपका एक सूडो कोड, जाली कोड होता है जो असली चलने वाला नहीं होता, लेकिन वो ये ऐसा कोड होता है कि जो आपके प्रोग्राम का फ्लो बता रहा होता है, और एल्गो की बेस के ऊपर, एल्गोरिथम की बेस के ऊपर हम एनालिसिस कर लेते हैं कि इस एल्गोरिथम के साथ एफिशिएंसी उसकी क्या आएगी। जो हमने बताया था, उसकी कम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए, जो इफेक्टिवनेस निकालने के लिए एल्गोरिथम के लिए वो दो तरह की होती है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी और टाइम कम्प्लेक्सिटी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है विद पैसेज ऑफ टाइम अब उसकी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं रही, तो नॉर्मली अब जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी को कंसिडर किया जाता है। टाइम कम्प्लेक्सिटी के हवाले से फिर वही पे बात आ जाती है जी कि टाइम कम्प्लेक्सिटी में हम लोग जो चीज़ें जैसे कहते हैं वो बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस को कंसिडर किया जाता है उसके अंदर। ये हम लोग उसमें ये शुरू के लेक्चर में हम कर चुके हुए थे। तो हर एक जो मेरा यहाँ पे टॉपिक होगा उसके साथ ये चीज़ें हम लोग एनालिसिस करते जाएंगे टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। और मैंने जैसे बताया था कि हमारे आम तौर पर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम वर्स्ट केस सिनेरियो में उस एल्गोरिथम, यानी वो ख़राब तरीन परफॉर्मेंस भी वो क्या हो सकती है उसकी वो देखेंगे, और फिर उसके लिहाज से फिर हमने उसकी एल्गोरिथम्स की, अगर आपको याद हो तो मैंने रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सम स्टैंडर्ड्स फंक्शन बताए थे उसके अंदर कि बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा, ये क्या नोटेशन होती हैं, किस पर्पज़ के लिए होती हैं, वो साथ साथ हमारे यहाँ पे चलती रहेंगी। तो ये ट्रावर्सल जो था, ये टॉपिक हम ज़रा इसके अरे के अंदर देख चुके हुए थे, थोड़ा सा जल्दी से मैं गो थ्रू कर देता हूँ। ट्रावर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ द अरे एग्जैक्टली वंस। जो आपने अरे के अंदर डाटा स्टोर किया हुआ है उसको वो रीड करना, यानी तमाम डाटा जो है वो सिर्फ प्रोसेस किया हुआ है, उसको रीड कर लिया, प्रिंट कर लिया, देख लिया। तो हर एक आइटम को, हर एक एलिमेंट को एक दफ़ा विजिट करके उसको सी करने का प्रोसेस जो है वो ट्रावर्सल कराता है। तो ट्रावर्सल जो होता है वो लीनियर अरे में बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। उसके साथ जो होता है जी कि एक्सेस, उसमें आपने जो अरे का इंडेक्स होता है वो इंक्रीमेंट करते जाएं तो वो नेक्स्ट और नेक्स्ट अप टू अपर बाउंड तक आपको वो लेके चला जाता है। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी हमने ये बताई थी कि इसकी वो लीनियरली टाइम, यानी आपके पास अगर n यूनिट ऑफ टाइम अरे का साइज n है तो n टाइम ही आपका जो लूप है जो भी इतना होगा आप चलेंगे, n यूनिट टाइम आप विजिट करेंगे उसकी। अगर हम ये कंसिडर करें कि हर एक आइटम को विजिट करने का जो कॉस्ट आ रही है वो 1 यूनिट टाइम है, कोई भी अपना रखा हुआ है, तो वो बिग ओ ऑफ n, यानी वर्स्ट केस सिनेरियो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो पूरे उस अरे को ट्रावर्सल का वो बिग ओ एन आ जाता है उसके अंदर, लीनियर टाइम जिसको कहेंगे उसके अंदर। ये ट्रावर्सल का था। फिर उसके बाद सर्चिंग ऑपरेशन हमने किया था। सर्च ऑपरेशन क्या होता है कि आपका ये होता है फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ गिवन एलिमेंट इन द लीनियर रे। आपको एक एलिमेंट कहा जाता है, ये नंबर आप देखें कि आपके पास ये जितना डाटा स्टोर हुआ है इसके अरे के अंदर, इनमें ये मौजूद है या नहीं। अगर तो वो उसके अंदर आइटम वो होगा लीनियर रे में, तो आप उसको कहते हैं जी कि आपकी सर्च जो है वो सक्सेसफुल रही है, वो आपको नंबर जो है वो बता देता है उसकी। बेसिकली वो करता क्या है कि आपको लीनियर अरे में जहाँ पे जिस इंडेक्स के ऊपर वो नंबर मौजूद होता है वो इंडेक्स रिटर्न कर देता है, तो आपको पता लगता है कि ये फलान नंबर पड़ा हुआ है उसके अंदर। फिर उसके बाद हमने कहा था कि इसमें दो बेसिक अप्रोचेज यूज होती हैं, लीनियर सर्च और
बाइनरी सर्च, बेसिक उसका था। लीनियर सर्च अरे के अंदर क्या आ जाता है कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में फ़र्क ये आता है कि लीनियर जो होता है कि वो आप एक लोअर बाउंड से आप शुरू कर दें, एक साइड से उसको सर्च करना शुरू कर देते हैं, और वो वैल्यू जो आपके पास आइटम वैल्यू वो हर एक वैल्यू के साथ कंपेयर करती रहती है, ठीक है। और उसको जहाँ पे वैल्यू मिल जाती है आपको रिजल्ट सक्सेसफुल होता है, अदरवाइज वो अगर अरे ख़त्म हो जाए और रिजल्ट ना मिले तो वो अनसक्सेसफुल होती है। ये सबसे सिंपल और सबसे आसान एक मैकेनिज्म है सर्चिंग का उसके आसान। ये आमतौर पर जो यूज़फुल होता है वो अगर आपके पास अरे बहुत कम हो या आपके पास अनसॉर्टेड अरे हो, ऐसी अरे जिसमें रैंडमली नंबर पड़े हुए हैं, कोई छोटे बड़े आगे पीछे ऐसे और थोड़े हैं, वहाँ पे तो ये अप्रोच है जी। ओवरऑल अप्रोच को अगर बहुत ज़्यादा डाटा है तो वहाँ पे इसको यूज़ करना कोई इतना फिजिबल नहीं होता। सेकंड उसकी आ जाती है वो बाइनरी सर्च ऑपरेशन आ जाता है उसके अंदर। बाइनरी सर्च ऑपरेशन में ये आता है जी कि ये इसकी एक जो लिमिटेशन है वो ये है कि इस सर्च को यूज़ करने के लिए, बाइनरी सर्च को अप्लाई करने के लिए अरे का सॉर्ट होना ज़रूरी है। आपको वो सॉर्ट पहले से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी अरे मौजूद हो। अगर वो सॉर्टेड नहीं है तो बाइनरी सर्च आप नहीं लगा सकते। फिर उसके बाद क्या करता है ये, इसका मैकेनिज्म ये होता है कि ये आपकी पूरी जितनी भी सॉर्टेड अरे है उसका मिड पॉइंट निकालता है। मिड ये है कि वो लोअर बाउंड और पॉइंट यानी बिगिनिंग नंबर लेकर और आखिरी नंबर को दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 करता है, उसका मिड पॉइंट आ जाता है। मिड पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू पड़ी होती है, आप जो वैल्यू सर्च करना चाहते हैं उसके साथ उसको कंपेयर किया जाता है। अगर तो वो वही वैल्यू जो आपको चाहिए, रिजल्ट आ गया सक्सेसफुल। अदरवाइज उस पॉइंट से या उस नंबर से आपकी जो वैल्यू है वो या तो उससे बड़ी होगी या छोटी होगी। अगर उससे छोटी है तो बड़ा वाला पोर्शन डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और अगर बड़ी है तो छोटे वाला पोर्शन डिस्कार्ड। यानी हर एक स्टेप के बाद वो आपकी अरे आधी रह जाती है। यानी अगर आपके पास 1000 वैल्यूज हैं तो फर्स्ट जंप में 50 रह जाएंगी, फिर नेक्स्ट जंप में 25, फिर इस लिहाज से तो वो कंपैरेटिवली लीनियर सर्च बहुत एफिशिएंट ये वाली इसमें। लीनियर सर्च का हमने ये देखा था कि ये जैसे इसमें है ये 33 है तो ये एक साइड से वो कंपेयर करते करते अगर मिल जाए तो आप उसको बता देते हैं, अदरवाइज वो अनसक्सेसफुल रह जाती है उसकी। मैंने ये बताया था कि इसके जो लीनियर सर्च का जो एनालिसिस किया जाता है, अगर इस एल्गो का टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर देखा जाए तो सर्च जो है वो टर्मिनेट होती है सक्सेस विद एन कंपैरिजन। तो चाहे वो अगर पूरे जितने एन एलिमेंट्स हैं और उसमें वर्स्ट केस में जी के अगर वो आखिरी पॉइंट पे है या उसमें नहीं है, दोनों सूरतों में वो एन टाइम चलेगा, यानी जितने नंबर है उतने ही उसका। तो इस लिहाज से इसका जो एनालिसिस बन जाता है वो बिग ओ एफ एन लीनियर टाइम का उसका परफॉर्म ऑपरेशन आ जाता है उसका। सेकेंडली हमने ये देखा था उसमें बाइनरी सर्च का, इसके ये उसके एनालिसिस के ऑपरेशन कुछ थे कि ये सिंपल अप्रोच है, स्मॉल अरे के लिए काम करती है, जब एलिमेंट सॉर्टेड ना हो तब वो है। डिसएडवांटेज ये है कि जी ज़्यादा अगर आपके पास 1000 एलिमेंट हैं या 1 लाख हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, और अगर ऑलरेडी सॉर्टेड हैं तब भी यही मैकेनिज्म लगाना, एक एक को चेक करना कोई इतना फिजिबल अच्छा नहीं है उसका। बाइनरी सर्च जो था वो इसमें मैंने जैसा बताया कि वो हर एक सर्च के इंटरवल के बाद वो हाफ ऑफ काटा जाता है उसका, तो नैरो करते करते वो हर स्टेप पे आधा कर देता है। इसकी एक एग्जांपल हम देख चुके थे, दूसरी एग्जांपल आज हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं उसके। सपोज मेरे पास ये एक एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स हैं और ये सॉर्टेड में है 2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, 91, और हम इसमें से 23 को फाइंड करना चाहते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, अगर आप ये देखें तो फर्स्ट ये है ये 0 to 9 इसकी रैंकिंग आ गई उसकी। तो इसमें जब उसको देखा उसका तो ये मिड इसका निकला है 16 के साथ। जब मैंने 23 को कंपेयर किया तो
पता चला कि ये इक्वल तो नहीं है, अच्छा इक्वल नहीं है। फिर उसके बाद क्या किए, ये इससे बड़ा है या छोटा, तो ये 16 से ग्रेटर है। 16 से जब ग्रेटर हुआ तो 16 का लेफ्ट पोर्शन सारा डिस्कार्ड हो गया। अब जो मेरा लो और हाई जो है, या लो बाउंड और अपर बाउंड या हाई बाउंड जो है, वो पहले 0 था, अब वो क्या हुआ, वो ये मिड +1 हो जाएगा, यानी अब लो जो है वो 5 यहाँ पे आ गया उसका, ठीक है, और हाई आ गया उसका। अब इन दोनों को जब लेने के बाद जब फिर दोबारा उसका मिड निकाला तो वो ये आ गया, ये 56 है। अब 56 में जब मैंने 23 को कंपेयर किया तो वो इससे लेस आ रहा है, ये ऑलरेडी कंपैरिजन से ये पोर्शन निकल गया हुआ है। अब जब ये इससे लेस आया तो ये इसका ये पोर्शन भी निकल गया। तो अब टेक्निकली देखें तो ये सिर्फ इतना पोर्शन रह गया उसका। यहाँ से फिर हमें इसका जब दोनों के लिहाज से कंपेयर किया, मिड निकाला, तो ये अगर देखें तो ये मेरे पास 9 और 0 to 9 एलिमेंट थी, 10 एलिमेंट थे। अगर मैं अरे लीनियर से करता तो 1 by 1 सर्च करते 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 मुझे यहाँ पे आते हुए तकरीबन 1 2 3 4 5 6 कंपैरिजन पे ही आता, जबकि बाइनरी सर्च में मुझे थर्ड कंपैरिजन पे ये चीज़ मुझे आंसर उसका मिल गया हुआ है। तो ये तो बहुत लिमिटेड से छोटी वैल्यूज है। अगर ये वैल्यूज 0 to 9,000 या 900,000 होती तो फिर उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये बहुत क्विकली मुझे आंसर निकाल के देता। तो बाइनरी सर्च जो है वो बहुत एफिशिएंट है इसकी आइट्रेशन क्या हुआ, जो पहली आइट्रेशन में क्या हुआ कि उसने 16 को सेलेक्ट किया, मिडल को 23 जो है वो 16 से गिर था, तो हमने इसको क्या किया, 2 हाउस में कंसिडर कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो मैंने बताया कि वो 16 से नेक्स्ट जो है वो आइट्रेशन उससे ऑनवर्ड चली है। जब 16 से नेक्स्ट की जो चली है तो वो ये 23 से ऑनवर्ड वाले ये एलिमेंट रह गया इसके। अब इनमें अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोर्शन जो है, यानी अरे ही आधी रह गई है, मैंने बाकी को डिस्कार्ड कर दिया, उसको यूज ही नहीं कर रहा। तो अब इसका जो मिड लिया गया तो मिड 56 आया। अब 23 जो है वो इससे स्मॉलर है, यानी ये अगर मिड आ गया है तो 23 इस साइड पे आता है, इस साइड पे नहीं। तो अब इसकी ये पोर्शन थी, तो सेकंड उसके बाद क्या हुआ, अब मुझे ये वाली एज ए अपर बाउंड या हाईएस्ट वैल्यू ये वाली आ गई है, तो ये वाला डिस्कार्ड। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या हुआ, मैंने उसको भी निकाल दिया। अब मेरे पास ये 2 वैल्यूज रह गई हैं, तो इसमें मिडल जो निकालने की कोशिश की है 0 और 1 प्लस 2 किया तो ये 23 आ गया मैंने, तो ये हमारा वो रिजल्ट आ रहा है उसको। तो अब देखें 3 आइट्रेशन में मुझे ये सारा आंसर मिल गया। तो बाइनरी सर्च जो है वो उस लिहाज से बहुत एफिशिएंट है उसकी। अब इसका मैं अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालूं, हमने जो लीनियर की निकाली थी वो तो मतलब जितना n होगा उतना ही उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी का भी बिग O ऑफ n आ रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप ये देखें तो पहली आइट्रेशन में लेंथ ऑफ अरे n साइज थी, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स n थे अगर उसको तो वो n थी। तो पहली दफ़ा तो वो सारे n एलिमेंट्स की, सेकंड आइट्रेशन में n/2 रह गई है, यानी आइट्रेशन आधी रह गई है उसकी ना, जिनको मैंने ट्रैवर्स करना है। पहली में सारे मैंने देखने थे, सेकंड आइट्रेशन में n/2 रह गया, थर्ड आइट्रेशन में n/2 का भी हाफ यानी n/4 रह गया, यानी हर स्टेप के बाद वो आधा आधा। अगर आप ये थर्ड आइट्रेशन देखें तो ये जो ओरिजिनल अरे थी उसका 1/4 रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास आइट्रेशन k आ जाती हैं तो वो 2 रेज़ पावर ऑफ k तक वो चलता जाएगा, n/2 रेज़ की पावर ऑफ k तक चलता जाएगा। ये ज़रा बारीक लिखा हुआ, शायद देखने में प्रॉब्लम आ रही, मैंने पहले देखा नहीं है उसको, बाद में मैं चले ठीक कर लूँगा। ये n डिवाइड बाई 2 रेज़ की पावर k आ गया, और इसको जो है उसे कहते हैं, अगर आप इक्वल की तरफ देखना शुरू कर दें तो उसको ये n = 2 के आ गया, और यहाँ पे बोथ साइड पे अगर लॉग ले लिया जाए, log ऑफ n = log ऑफ 2 के, और
लॉग ऑफ एन जो है के लॉग 2, ये अगर आपको लॉगरिथमिक आता हो कि लॉग ए बेस ए जो होता है इक्वल टू 1 होता है उसका, तो वो इस लिहाज से अगर के की वैल्यू अगर आप देखें तो वो लॉग एन आ जाती है। तो यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी जो बाइनरी सर्च की है वो लॉग ऑफ एन, बिग ओ लॉग ऑफ एन आ रही है, जो कि लीनियर सर्च की जो है वो बिग ओ ऑफ एन है, उससे बहुत कम टाइम है इसका, ये लॉगरिथमिक टाइम है जो उसका ना, इवन लॉग एन से भी ज़्यादा टाइम जो हो जाता है वो एन आ जाता है, फिर एन से एन लॉग एन आ जाता है उसका। तो ये जो टाइम है ये बाइनरी सर्च में की टाइम कम्प्लेक्सिटी या एल्गोरिदम की इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी जो है इट इज़ फार बेटर देन लीनियर सर्च, इसलिए उसको यूज़ किया जाता है आम तौर पर, लीनियर सर्च से ज़्यादा इसको इफेक्टिव कंसिडर किया जाता है। ये इसका एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम मैंने बताया था कि हम बताएंगे कि बाइनरी सर्च का ये होता है कि आपके पास अरे है, अरे का साइज है, आपके पास वो वैल्यू है आइटम की जो आप सर्च करना चाह रहे हैं, और ये एक लोकेशन वेरिएबल, ये 4 आपके पास वो हैं ये उसमें देते हैं उसके। ये जो है वो लीनियर सर्च अरे है, ठीक है जी। आइटम के अंदर वो वैल्यू होगी जो आप सर्च करना चाहते हैं, एन जो है वो उसका साइज है, और लोकेशन जो है वो अगर वो आइटम फाउंड हो जाता है सक्सेसफुली तो वो आपको जब रिटर्न करेगा तो वो आपको इस लोकेशन में उसका अरे का वो किस पॉइंट के ऊपर या किस पोजीशन पर वो वैल्यू पड़ी हुई है। लॉगरिथमिक मैंने एल्गोरिथम जो बताया था कि हमारा जो तरीकाकार होगा वो ये होगा कि स्टेप 1 और स्टेप जो फाइनल में बिगिन और एंड पे हम करते हैं। आपने बिगिनिंग वेरिएबल एक बनाया और एक एंड वेरिएबल बनाया। बिगिनिंग वेरिएबल 0 है और एंड वेरिएबल वो n-1 है। n- वो मैंने बताया था कि क्योंकि ये 0 से n तक होती है तो इसमें जो इनिशियल जो पॉइंट होता है वो 0 काउंट होता है। तो 0 से अगर 10 तक है तो 0 to 9 जाएगा, यानी अगर अरे साइज n जो है वो 10 है तो आखिरी जो पॉइंट यहाँ पे वैल्यू पड़ेगी वो n-1 होगा उसका, इस लिहाज से ये किया जाता है। मिड निकालने का ये बिगिनिंग का पॉइंट प्लस n डिवाइड बाई 2 कर दिया तो ये मिड निकल आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे ये सारा काम हो रहा है उसके अंदर, रिपीट कर रहे हैं आप उसके कि जब तक बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू एंड रहता है और मिड जो है वो आइटम के इक्वल नहीं आता, यानी ये दो आपने चेक्स लगाए हुए हैं। अगर मिड जो है वो आइटम के इक्वल आ जाता है तब भी ये वाइल लूप एंड कर देगा उसका, या बिगिनिंग की वैल्यू जो है वो एंड के इक्वल आ जाए क्योंकि काउंटर ये इंक्रीमेंट होता जा रहा है उसका। अब पे क्या क्या आइटम की वैल्यू वो चेक कर रहा है मिड के साथ। आपने पहला मिड निकाल लिया, ए ऑफ मिड देख लिया, वो कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब आइटम की वैल्यू ए ऑफ मिड पे, ए ऑफ मिड जो है वो पॉइंटर है, ए ऑफ मिड जो है वो उस पॉइंटर पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको वो कर रहे हैं। अगर तो ये आइटम की वैल्यू से लेस है, अगर तो इक्वल आ जाएगी तो वो तो इस लूप से बाहर ही आ जाएगा, इक्वल को चेक करने की जरूरत नहीं। अब दो ऑप्शन रह गए, या लेस देन का या उसका ग्रेटर देन का उसका। इसमें वो कहता है जी कि अगर तो वो उससे लेस देन है तो आप स्टेप 6 पे चले जाएं, और अगर वो ये नहीं है यानी फिर क्या होगा, वो ग्रेटर होगा तो स्टेप 7 पे चले जाएं। 6 पे जब जाएगा तो वो क्या करेगा कि आइटम जो है वो मिड से लेस है, मिड से छोटा है, इसका मतलब मिड से आगे वाला सारा जो है वो सारा डिस्कार्ड करना है। तो फिर उसने क्या किया, एंड पॉइंट को मिड-1 कर दिया, यानी अगर आपके पास 0 से 9 तक करे है, मिड आपके पास 5 आ रहा है, तो अगर वो वैल्यू जो मिड के पोजीशन पे पड़ी हुई है उससे छोटी है इस पॉइंटर से, इस पे कोई वैल्यू 10% से छोटा है तो इसका मतलब इधर आएगी। तो अब आपने जो अपर बाउंड है वो 4 कर दिया, तो अब नेक्स्ट अरे जो है वो आपकी 0 से 4 यहाँ पे सर्च होगी। ये उस सूरत में अगर ये है वो आइटम की वैल्यू जो आप जो सर्च करना चाह रहे हैं वो मिड पे जो वैल्यू पड़ी हुई थी उससे कम है। अच्छा, अब अगर वो कहते हैं जी कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि आइटम जो में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मिड से बड़ी है, यानी 5 से ऑनवर्ड है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने ये किया कि इसको अपर बाउंड तो वही रहेगा
ये वाला पोर्शन आपने चेंज करना है, तो अब इसके मिड से अगली वैल्यू है, यानी मिड+1। मिड+1 क्या बनता है? 6। 6 को बिगिनिंग कर दिया और अप टू 9 चले गए उसके। और अब जब ये यहाँ पे ये दोनों सूरतों में, चाहे इधर आएगा, ये आपके पास अरे जो है वो उसका साइज कम हो गया, या ये वाला पोर्शन कंसिडर होगा या ये वाला होगा, दोनों केसेस को हम कर 0 to 4 आ गया तब भी मिड नया बनेगा, 6 to 9 गया तब भी मिड नया बनेगा। अब जब मिड नया बन गया तो उसके बाद वो देखना है जी कि हमने ये मिड निकालते हुए ये जो काउंटर है ये कम ज़्यादा भी हुए हैं ना, तो कहीं करते करते ऐसी तो नहीं है कि ये बिगिनिंग की वैल्यू 0 से इंक्रीमेंट करते हुए कहीं इससे आगे ना निकल जाए। अगर आगे निकल गई है तो इसमें वो क्या करे, अगर इससे आगे निकल के इसका मतलब है कि हमारे पास वैल्यू नहीं दी है, हमारे पास सारा सर चुका है, तो आप लोकेशन पे -1 उसका सेट कर देंगे। लोकेशन -1 का मतलब, क्योंकि 0 नहीं कर सकते, -1 का मतलब है जी कि हमें लोकेशन नहीं मिली, फॉल्स है हमारी सर्च आ रही है। एल्स में आप क्या करेंगे कि लोकेशन आप मिड की दे देंगे उसकी, कि भाई ये हमें मिल गया हुआ है और ये हमारा एल्गो एंड कर देगा। ये पूरा प्रोसेस अभी जो मैंने एग्जांपल लास्ट क्लास में भी समझाई थी और इसमें भी एग्जांपल नंबर 2 जो पढ़ाई है मैंने, ये एग्जांपल्स देखने के बाद आपको अच्छी तरीके से इसकी क्लैरिटी होगी कि ये एल्गो कैसे काम करता है। और इसके बाद आई होप यहाँ तक सारा आपको क्लियर हो रहा है उसका। ये एक एग्जांपल यहाँ पे हमने उसकी सपोज मेरे पास ये 3, 10, 15, 20, 35, 40, 60 ये इंटीजर है, अपनी सी की लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की है। आप एक नंबर फाइंड करना चाह रहे हैं, ये 2 एग्जांपल मैंने दी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में एक मैंने दिया है जो नंबर यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, 5, ठीक है जी। तो उसमें है जी कि इसके अंदर यहाँ पे उसने सारा कैलकुलेट करके मिड कैलकुलेट किया, उसको अगर नहीं मिला तो उसने रिटर्न -1 कर दिया। तो ये यहाँ पे योर सर्च नंबर 5 रिजल्ट इन पोजीशन इज -1, वो वहाँ से वो सारा जो एल्गो है उसको बेस करते हुए सारा गया। अदरवाइज वो मैंने जैसे 10 का है तो 10 ये नंबर 1 पोजीशन में, क्योंकि अरे में पता है ये पहली पोजीशन 0 पे होती है, सेकंड पोजीशन 1 की है, तो उसने इसका आंसर 1 कर दिया। ये एग्जांपल आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट जो है इसका एनालिसिस हम देख लेते हैं। एनालिसिस जैसे मैंने कहा है जी कि इस कोड को अगर हम देखें गौर से, जस्ट नोट कीजिएगा। अच्छा जी, एनालिसिस जो है वो बाइनरी सर्च का जो है, अगर एग्जांपल का कोर्स देखें तो इसमें बेस्ट पॉसिबल केस तो ये आ जाता है जी कि आपको फर्स्ट पोजीशन पहली दफ़ा ही आपको वो मिल जाए। तो आपका इसमें जैसे आपने फर्स्ट मिड निकाला वहीं पे आपको मिलेगा, तो फर्स्ट कंपैरिजन में आपको निकल आया। इसमें तो आपको क्या जस्ट कांस्टेंट टाइम निकल गया, लेकिन हमने आमतौर पर वर्स्ट केस देखना होता है कि ज़्यादा क्या टाइम निकले। तो इसमें फिर 2 पॉसिबिलिटीज आ जाती है, या तो वो अरे के अंदर वो नंबर होगा या उसमें नहीं होगा। दोनों सूरतों में आप क्या करेंगे कि हर दफ़ा आपकी जो आइट्रेशन के साथ जो सर्च करने का जो एरिया है वो 1/2 रहता जाएगा। यानी आपने पहली दफ़ा n किया तो अगली दफ़ा n/2 पोर्शन रह गया, फिर उसके बाद ये रह गया उसका। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो आती है बाइनरी सर्च की, वो बिग O log n आ जाएगी उसके अंदर। मैंने पहले बताया था कि ये इसका एनालिसिस है और ये टाइम फार बेटर है एज कंपेयर टू लीनियर सर्च। सेकंड इसका वो उसका इसका एडवांटेज है, सिंपल टेक्निक है, एफिशिएंट सर्चिंग टेक्निक है। इसके डिसएडवांटेज भी हैं कुछ,
एक तो ये है कि जब तक आपके पास सॉर्टेड एलिमेंट्स नहीं होंगे उस वक्त तक ये एप्लीकेबल नहीं हो सकती। सेकेंडली ये है जी कि हर दफ़ा आपने उसका मिडल लेना होगा। तो इसमें ये होता है जी कि ये लिंक लिस्ट पे अभी मैंने ये अपनी लिंक लिस्ट पे ये इतनी ज़्यादा फिजिबल नहीं होती, आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो यानी बाइनरी सर्च आप हर जगह के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। लिंक लिस्ट अभी हम आगे देखेंगे, हमारा इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लिंक लिस्ट में पढ़ाऊंगा आपको। बेसिकली अरे और लिंक लिस्ट दो ऐसी आपकी डेटा स्ट्रक्चर की टाइप हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है, और इनफैक्ट बाकी जो 4 मजीद है यानी 6 डेटा स्ट्रक्चर्स में से ये 2 डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हुए बाकी डेटा स्ट्रक्चर की टाइप को इम्प्लीमेंट किया जाता है उसके अंदर, ठीक है, अरे और लिंक लिस्ट को ना, दोनों के अपने कुछ। तो बाइनरी सर्च जो है वो लिंक लिस्ट में एप्लीकेबल नहीं हो सकती, यानी ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे लिंक लिस्ट के साथ आप उसको यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे बाइनरी सर्च नहीं आ सकती। फिर एक थोड़ा सा कंपैरिजन इसका किया है लीनियर सर्च का और बाइनरी सर्च का, थोड़ा सा कंपैरेटिव एक टेबल मैंने कहा कि आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। एक जस्ट एक स्क्रीन के ऊपर तो दोनों चीज़ें होगी हुई हैं उसके में करने के लिए। उसमें यह है जी कि बाइनरी सर्च जो है वो सिर्फ सॉर्टेड एलिमेंट्स पे वो काम करती है उसके अंदर ना। ये बाइनरी सर्च जो है वो सॉर्टेड एलिमेंट्स पे काम करती है। लीनियर सर्च जो है वो सॉर्टेड पे और अनसॉर्टेड दोनों पे काम कर देती है। बाइनरी सर्च जो है वो अगर आपके पास आइटम सारे सॉर्टेड होंगे तभी वो एफिशिएंटली काम करेगी, अगर सॉर्टेड नहीं है तो पहले आपको सॉर्टिंग का एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा फिर बाइनरी सर्च का। लीनियर सर्च के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने पहले बता दिया था उसको। थर्ड में है कि बाइनरी सर्च लिंक लिस्ट पे काम नहीं करती, जबकि लीनियर सर्च जो है वो अरे और लिंक लिस्ट दोनों पे काम कर सकती है। बाइनरी सर्च में नंबर ऑफ कंपैरिजन बहुत कम होते हैं, मैंने बताया कि हर दफ़ा वो हाफ 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 करते हुए, अगर एन है तो n/2 फिर n/2 का भी n/2 n/4 हो गया उसका। जबकि इसके अंदर जो है वो कंपैरिजन अरे के अंदर वो जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही होंगे, उस लिहाज से दोनों का ये कंपैरेटिव एनालिसिस भी आ गया आपके सामने डिस्कस किया है। इसके बाद जी थर्ड ऑपरेशन आ जाएगा इंसर्शन का। इंसर्शन जो है मैं बताया था ऑपरेशन हमारे 6 होते हैं, रिवर्सल है और उसके बाद सेकेंडली सर्चिंग का पड़ा उसका, और थर्ड इंसर्शन का। यहाँ तक कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई इशू क्लैरिटी है, अगर आपको कोई पूछना चाहे क्वेश्चन वगैरह हम आगे चलें। ऑलराइट जी, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खामोशी हुई थी। मैंने कहा या तो 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो बिल्कुल समझ आ रही है या बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती। एनी हाउ आई होप कि सारा अच्छा जा रहा है उसमें। थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं इंसर्शन ऑपरेशन के अंदर। उसके इंसर्शन ऑपरेशन जो होता है वो ये रेफर करता है कि एडिंग एन एलिमेंट टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। आपके पास ऑलरेडी अरे के अंदर आइटम्स वैल्यूज पड़ी हुई हैं, आप उनमें मजीद वैल्यू या डेटा आइटम जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं। सेकेंडली ये है कि इंसर्शन के लिए एक इसकी रिक्वायरमेंट है, insertion is possible only if the memory space allocated is large enough to accommodate the additional element। यानी
आपके अरे में इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वो उस वैल्यू को अकोमोडेट कर लें। अगर ऑलरेडी अरे फिल अप है तो फिर वो इंसर्शन नहीं हो सकती उसमें। फिर इंसर्शन के लिए भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। अब अरे आपके पास 0 to 9 या 10 एलिमेंट्स हैं, तो वो इंसर्शन कहाँ पे करनी है? पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकते हैं? एंड पे वैल्यूज 0 to 10 अरे का साइज है, 0 to 5 वैल्यूज ऐड अप है, तो एंड पे यानी 6th पोजीशन पे आप वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं। अच्छा, इंसर्शन एट एंड ऑफ द लीनियर अरे कैन बी डन वेरी इजीली। जो अरे एंड पे ऐड की जाती है वो बहुत आसान होती है, इसमें कोई मसला नहीं होता उसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा कोई अगर लोकेशन और है तो वो ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें अगर आपने कोई वैल्यू ऐड करनी है तो आपने फिर एलिमेंट्स को आगे पीछे शिफ्ट करना होता है और स्पेस क्रिएट करनी होती है नई वैल्यू को अकोमोडेट करने के लिए। तो इसका मतलब हुआ कि देयर नंबर ऑफ सिनेरियोज आ जाती हैं। पहले हमें देख लेते हैं कि इंसर्शन एट द एंड, आखिर में अगर आप ये करना चाह रहे हैं, वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसमें कैसे? अब इसमें अरे आपके पास दो तरह की उसकी अभी हमने जो बात की थी, सॉर्टेड अरेज भी होंगी आपके पास और अनसॉर्टेड भी होंगी। पहले हम अनसॉर्टेड को देख लेते हैं। अनसॉर्टेड अरे है, जैसे सपोज ये मेरे पास एक अरे है 5 1 4 2 6 की है, ठीक है। तो इसके एंड पे मैं एक वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, नंबर 3 है मेरे पास, ये वैल्यू है। तो वो सिंपल ये है कि हम अरे के एंड पे, क्योंकि मैं सपोज ये कर रहा हूँ कि अरे का साइज इतना था कि उसमें ये नंबर 3 अकोमोडेट एलिमेंट हो सकता था, तो वो इंसर्शन एंड पे हो गई है। ये इजीएस्ट वे होता है उसका। दूसरा वे ये आ सकता है कि आपने स्टार्ट पे अरे जो है वो उसके बिल्कुल शुरू पे आप वैल्यू ऐड करें। सपोज ये जैसे एक अरे है BCDEF, ये मेरे पास एक अरे है और ये शुरू में ये सारी वैल्यूज पड़ी हुई है, एंड पे 2 स्पेसेस खाली थी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ए को बिल्कुल फर्स्ट लोकेशन पे, ये 0 वाली जो प्लेस है यहाँ पे रखूँ। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये तो यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, तो स्पेस मुझे क्रिएट करना पड़ेगी। क्रिएट कैसे करने पे? बी को मैं आगे करूँ, बी तो आगे नहीं, तो वहाँ पे सी है, तो चलो सी को आगे करूँ, सी तो आगे नहीं, तो वहाँ पे डी है, डी को आगे करें, डी तो नहीं होगा, ई है, ई एफ। तो फिर मैं क्या किया, एफ को आगे शिफ्ट किया 5th पे, आगे सारों को ये करते करते यहाँ पे ये स्पेस बन गई उसके अंदर, तब ये यहाँ पे आके वैल्यू ऐड अप हुई उसके अंदर। तो इसमें आपको यानी इसमें डबल आपको करना पड़ा, तमाम वैल्यूज को एक दफ़ा आगे शिफ्ट करना पड़ा। ये यानी एक एक्स्ट्रा लेबोरियस काम भी आपको करना पड़ा कि आपको वो तमाम वैल्यूज ऐड करना पड़ेंगे। थर्ड पोजीशन हो सकती है कि इसके अलावा भी कहीं किसी जगह पे आप उसको ऐड अप कर दें उसके अंदर वैल्यूज को। तो मैं उसका ये इंसर्शन एट गिवन पोजीशन, हम इसका एक एल्गोरिथम देख लेते हैं कि सपोज आपके पास अरे दी हुई है, उसका अपर बाउंड दिया हुआ है, आपके पास आइटम है, यानी वो वैल्यू जो आप ऐड करना चाहते हैं 3 या 5 है, और एक पोजीशन है किस खास पोजीशन पे। सपोज एंड वाली पोजीशन भी हो सकती है, वो फर्स्ट वाली पोजीशन भी हो सकती है। ये ऐसा एल्गो है जो सारे सिनेरियोज को कवर कर देगा, इसलिए ऐसे किया हुआ है। ए जो है वो लीनियर अरे आ गई आपकी, आइटम में आपके पास वो वैल्यू आ गई जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, पोजीशन में वो लोकेशन है अरे की, जिस जगह पे आप उसको रखना चाह रहे हैं उसको। तो इसलिए सबसे पहले तो आपके पास अरे में मैंने पहले बात की कि वो इतनी स्पेस या एरिया होना चाहिए कि उसके अंदर डाटा आ जाए उसके अंदर। फिर उसके बाद ये क्या जी कि जैसे हमारा सीक्वेंस चल रहा हुआ है एल्गोरिदम में, स्टेप 1 में बिगिन होता है और एंड आ जाता है उसके अंदर। उसके बाद ये है कि मैंने एक वेरिएबल जे कोई भी है काउंटर एक बनाया, उसमें अपर बाउंड की वैल्यू उसको दे दिया। सपोज अपर बाउंड जैसे अगर 0 to 9 आपका, तो अगर अरे 10 की है तो जो अपर बाउंड होगा वो आखिरी वैल्यू जो है उसका एड्रेस होगा उसके अंदर। वो अगर फिल अप 9 पे है तो वो 9 अपर बाउंड हो जाएगा उसका, ठीक है। अब इसमें वो जे की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद आपने क्या किया, जे जब तक के उस पोजीशन भी काउंटर की पोजीशन है, सपोज आप कहते हैं ये 5th पोजीशन पे मैंने ऐड अप करना है, तो काउंटर तो आप जो है वो स्टार्ट कर देना उसके ऊपर। अब उसमें वो कहता है जी कि जे के अंदर आपने क्या किया है,
जे की वैल्यू j+1 के साथ उसमें डालते जाएं, जो जे की वैल्यू j+1 डालें और जे को माइनस करते जाएं। सपोज जे आपने 9 दिया, जे अपर बाउंड 9 है, 0 to 9 अरे था। 5th पोजीशन पे आप ऐड करना चाह रहे हैं, अरे आपकी सपोज 11 तक है, क्योंकि मैंने कहा स्पेस होनी चाहिए 9। अब 9 जो है वो पोजीशन इससे ज़्यादा है, इसकी जे से जे ग्रेटर देन पोजीशन है, ठीक है जी। तो फिर क्या करें, जो जे की वैल्यू है वो जे से आगे शिफ्ट कर दें, यानी ये 9 की वैल्यू जो है ना ये 10 पे रख दें और जे काउंटर कम कर दें। अब जे पहले 9 था वो 8 हो गया, अब और फिर उसके बाद ये लूप वापस पे चलेगा, 8 की वैल्यू 9 पे आ जाएगी। ये करते करते 5th वाली वैल्यू वो जो है ना वो क्या कर जाएगी, वो खाली हो जाएगी। जब ये पोजीशन की इक्वल आ जाएगा तो अब जे जो है वो लूप रुक जाएगा, ठीक है जी। अब जे की जो है वो वैल्यू वहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गई है। अब उस पे ए ऑफ जे पे आपने जो आइटम की वैल्यू है वो आपने डाल दी। अब आपके पास जो पहले अपर बाउंड 9 था तो वो अब 10 हो गया है, तो मुझे अब अपर बाउंड भी अपडेट करना है। तो मैं अब अपर बाउंड +1 का अरे 0 to 9 थी, अब 0 to 10 हो गई है। पहले उसमें 10 एलिमेंट्स थे, अब उसमें 11 एलिमेंट्स हैं। लेकिन मैं ये बात पहले बता रहा हूँ कि द अरे मस्ट बी लार्ज इनफ टू अकोमोडेट द आइटम। अरे का साइज इतना होना चाहिए कि उसमें स्पेसेस कुछ मौजूद हों, अगर नहीं होंगी तो ये काम नहीं करेगा। आई होप कि ये बात समझ आ रही है सबको, क्लैरिटी है इसके अंदर, ठीक है जी। ये थी अनसॉर्टेड अरे के हवाले से बात, यानी कोई भी आपने पोजीशन बता दी। अनसॉर्टेड में आपको पोजीशन बतानी होती है, ये फलां प्लेस पे रख दो। सॉर्टेड में ये मैकेनिज्म नहीं बताया जाता। सॉर्टेड में ये बताया जाता है कि जहाँ इस वैल्यू को होना चाहिए वहां पे रखो। जैसे पहले अरे थी, आपने उसमें 3 इंटर किया तो एंड पे आपने कहा जी कर दो। इंसर्टेड सॉर्टेड अरे में आप कहेंगे 3 को जहां इसकी पोजीशन बनती है वहां पे रखो इसको। तो इसमें पोजीशन आप डिक्टेट नहीं कर सकते, बल्कि इस एल्गोरिथम ने खुद से उसको तमाम अरे को एनालाइज करना है और जहां कहीं उस गिवन आइटम की जो एलिमेंट है उसकी जो वैल्यू दी हुई है वो जहाँ उसकी प्लेस बनती है वहाँ पे इंसर्शन किया जाए उसके हिसाब से, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो इसका एल्गो थोड़ा सा डिफरेंट बनता है उसके लिहाज से। इसमें अब आपकी पोजीशन की बात नहीं होगी इसके अंदर। मैंने पहले बताया आपको अरे चाहिए, अपर बाउंड चाहिए और आइटम की वो वैल्यू है आपके पास जो है, ठीक है। इसमें भी आपके पास अरे का साइज इतना हो कि वो वैल्यू उसमें अकोमोडेट हो सकती हो। तो अपर बाउंड में की वैल्यू आपने जे को दे दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसमें आप जे को ग्रेटर देन काउंटर को देख लेते हैं। अभी आप काउंटर को इस तरह नहीं देख रहे, आप वो कर रहे हैं कि आपके पास जो वैल्यू है उस काउंटर के ऊपर वो जो है वो कंपेयर करते जाएं आपके पास जो आइटम गिवन है उसको हर एक वैल्यू के ऊपर, यानी आप एंड से उसको वो देखते आ रहे हैं उसके। जब तक ए ऑफ जे की वैल्यू आइटम से बड़ी रहती है और जे की वैल्यू 0 से लूप चलेगा। एंड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें वो आखिरी वाले में वो देख रहा है जी कि अब ये बताएं जी कि ये आखिरी जो है यानी जे की वैल्यू 9 सपोज मैं 0 से 9 की बात कर रहा हूँ, ए ऑफ 9 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको कंपेयर किया गया मैं जो गिवन वैल्यू दे रहा हूँ उसके साथ। अगर तो ये जो 9 पे वैल्यू पड़ी हुई है वो जो मैं जिसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ उससे बड़ी है, इसका मतलब है कि 9th के पहले पहले कहीं पे उसकी जगह बनेगी। तो मुझे 9th को जो वैल्यू पड़ी हुई है
प्लेस 9th पे, उसको आगे 10th पे शिफ्ट करना चाहिए। तो फिर मैं ए ऑफ जे को J+1 पे वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा और काउंटर को एक काम कर दिया। अब ए ऑफ 8 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको कंपेयर किया आइटम के साथ, अगर वो नहीं है तो फिर साथ यही किया। अगर जहाँ पे ये वैल्यू आ जाती है, यानी ये ए ऑफ जे ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो इसके इक्वल आ गई, तो फिर आपने उस जगह के ऊपर जहाँ पे ये वैल्यू थी उसके आगे करके वहाँ पे ये आइटम जो है वो वहाँ पे रख दीजिएगा और काउंटर एक इंक्रीज कर दीजिएगा। ये दो एल्गोज हैं इंसर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सॉर्टेड है और एक वैल्यू होगी। आइटम में वो वैल्यू है जो आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये मैंने पीछे एग्जांपल बताई थी आपको सॉर्टेड अनसॉर्टेड में। इसमें आइटम ये फ्री, ये वैल्यू है आइटम में ये वैल्यू है जो आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, और ये जो जे की वैल्यू है वो इसके काउंटर है, ये यानी ये 0 वाला काउंटर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ठीक है। ये लोअर बाउंड होता है, ये अपर बाउंड होता है, हाईएस्ट वैल्यू होती है ये वाली अपर बाउंड। तो अपर बाउंड से वो चेक करना शुरू करेगा, इसके साथ इसकी वैल्यू को कंपेयर करे, अगर तो ये वैल्यू इससे छोटी है इसको आगे शिफ्ट कर दिया, यानी की वैल्यू 4 है तो J+1 में वहाँ पे मूव कर देगी, फिर वो जे की वैल्यू काउंटर कम कर देगी, 3 पे आ गया। ये इस इसको हम लोग कर सकते हैं, उसको कर लीजिए इसको। अच्छा, इंसर्शन का ऑपरेशन जो है, इंसर्शन में ये आ जाता है जी क्योंकि इसमें बेस्ट पॉसिबल केस अगर ये आता है जी कि आइटम जो है इंसर्ट करने जा रहे हैं पोजीशन पे आप कर दें, यानी जैसे मैं पहले सबसे पहले जो अभी इंसर्शन बताई थी कि आखिर में किया, तो उसमें तो मसला कोई नहीं, ना कोई आपको एलिमेंट मूव करना पड़ा, कहीं कुछ भी नहीं करना पड़ा, बेस्ट केस है ये। तो उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी वो सिर्फ एक यूनिट ऑफ टाइम यानी कांस्टेंट टाइम आपको चाहिए होगा, जस्ट वहाँ पे गए वैल्यू डाल दी। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि आपको बिल्कुल शुरू में वहाँ पे आपको कह सकते हैं, दरमियान में कहीं कह सकते हैं। अब शुरू का जो सबसे वर्स्ट केस बनता है वो ये है कि आपको तमाम एलिमेंट्स जो है ना वो आपको आगे मूव करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर n एलिमेंट है तो n टाइम आपको तमाम एलिमेंट्स को आगे मूव करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप वो वैल्यू ऐड अप करेंगे। तो इसका यहाँ पे जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इंसर्शन की अरे के अंदर, वो बिग O ऑफ n आती है, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है उसके अंदर। क्लियर हो गया जी ये वाला जी? नेक्स्ट आ जाता है जी उसके अंदर डिलीशन का। डिलीशन जिस तरीके से इंसर्ट आप करते हैं अरे के अंदर एक वैल्यू डालनी है, इसी तरीके से है कि आपने डिलीशन रेफर्स टू द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, उसमें से आपने एलिमेंट्स को निकालना है। अब इंसर्शन और डिलीशन के दोनों जो ऑपरेशन है बड़े हद तक मिलते जुलते हैं अरे के अंदर। अरे को जब आप उसको डिलीट करेंगे तो लीनियर अरे में उसका फैक्टर ऑफ 1 से आपकी अरे छोटी हो जाएगी। जिस तरह इंसर्शन में एक अरे का साइज एक यूनिट या एक फैक्टर इंक्रीज होता है, डिलीशन से वो एक फैक्टर कम हो जाएगा। तो बिल्कुल इंसर्शन की तरह भी डिलीशन जो होता है ना वो एंड से अगर आप करेंगे तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है। अगर आखिरी नंबर आप डिलीट करें ठीक है उसमें, लेकिन अगर आपने इसको किसी और लोकेशन से रिमूव करना है तो फिर आपको उसमें तो डाउनवर्ड की तरफ मूव करने पड़ते थे, इसमें आपको अपवर्ड की तरफ मूव करने पड़ेंगे एलिमेंट्स, कि वो जो वेकेंट हुई है जगह उसको फिल अप करने के लिए। मैं इसको सेम एग्जांपल्स को मैंने यहीं पे अप्लाई करने की कोशिश की। सपोज ये एक
दो तरह की अरे इसमें भी आएंगी, अनसॉर्टेड है और सॉर्टेड अरे है उसकी। अब अनसॉर्टेड को पहले देख लेते हैं। अनसॉर्टेड में क्या है कि आपने थ्री ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, मैंने पिछले में हम थ्री कंसिडर करें, यहाँ पे ये एलिमेंट आइटम जो है वो थ्री है, ये रिमूव करना चाह रहे हैं आप। तो अब आप जब इसको आपने इसको रिमूव किया है तो इससे आगे जितना था उनको आपने देखें पीछे की तरफ शिफ्ट किया है, टू को यहाँ पे लाए, सिक्स को यहाँ, अरे डिक्रीज हो गई है इसके एंड पे। अगर आप करेंगे तो वो बहुत ईजी है अगर किसी, लेकिन सबसे जो मुश्किल है वो शुरू का है। यानी शुरू में अगर आप ये देखें ए यहाँ पे, अगर ए को मैं मूव करता हूँ यहाँ से तो मुझे बी को इधर लाना पड़ेगा, सी को यहाँ लाना पड़ेगा, डी को यहाँ लाना पड़ेगा, ई को ना, ये सारे मुझे मूव करने पड़ेंगे अपवर्ड की तरफ। इधर आए तो डाउनवर्ड है, इधर आए तो अपवर्ड जा रहा है उसके अंदर, तो ये सारों को मूव करना पड़ रहा है उसके वजह से। ये अनसॉर्टेड अरेज की मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें अगर आप इसका एल्गोरिथम देखें, इसमें अनसॉर्टेड के अंदर आपको आप पोजीशन बताते हैं, फलां पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ेगी उसको रिमूव कर दें उसके अंदर, ठीक है। सॉर्टेड के अंदर मैंने बताया था कि उसमें पोजीशन नहीं बताई जाती, उसमें आप आइटम बताते हैं, ये वाली वैल्यू देखें जी और इसको रिमूव कर दें। वो सर्चिंग आती है, फिर उसके बाद इसमें भी सर्चिंग आ जाती है उसमें। अब इसमें यह है जी कि आपने एक पोजीशन आपके पास एक दी, आप फिफ्थ पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको रिमूव कर दो, आपको वैल्यू नहीं बताएगी, आपको उस पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो पोजीशन बताइए। रो नंबर 5 पे जो शख्स बैठा हुआ है उसको वहां से उठा दिया, इररिस्पेक्टिव ए बी सी कौन है। आपने क्या किया जी कि एक काउंटर बनाया कि इसके ऊपर किया पोजीशन +1, काउंटर को पोजीशन फिफ्थ पोजीशन है तो इस काउंटर को 6 कर दिया। अब के लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, अपर बाउंड सपोज 9 तक है, और के जब तक अपर बाउंड के इक्वल नहीं हो जाता या उसके लेस रहता है उस वक्त तक ये लूप चलता रहे। अब हो क्या रहा है जी, आपने जो के की वैल्यू है, यानी के कौन सी वैल्यू थी, जिस जिस पोजीशन पे आप रिमूव करना चाह रहे थे उससे अगली वैल्यू है, वो पिछली वैल्यू के ऊपर ओवरराइड कर दी, यानी के की वैल्यू कहाँ पे कर दी, के -1 पे वहाँ पे प्लेस कर दी और काउंटर को ऐड अप कर दिया। यानी काउंटर आप पहले वो 5 की वैल्यू 5 नंबर था तो 5 नंबर पे जो वैल्यू पड़ी हुई वो 4 नंबर में रख दी और काउंटर 5 की जगह 6 कर दिया गया। फिर क्या किया, 6 नंबर पर जो वैल्यू पड़ी हुई वो 5 में रख दी, फिर काउंटर ऐसे कर दिया। तो कब तक किया, जब तक अपर बाउंड नहीं हो जाता। अब अपर बाउंड वाली वैल्यू जो है वो एक नंबर पीछे आ गई हुई है, इसका मतलब है कि आखिर में एक एक्स्ट्रा एक वैल्यू एक स्पेस रह गई है। तो मैं फिर अपर बाउंड को क्या कर रहा हूँ, अपर बाउंड जो है ना वो पहले 9 था तो अब वो 8 होना चाहिए मेरे पास, वो 8 तक रह गया। तो ये इसका कंप्लीट एल्गोरिदम आ जाएगा उसके अंदर। ये किसके लिए है जी, अनसॉर्टेड अरे के वाले से ही बात हो रही है उसकी, ठीक हो गया। उसमें उसमें से डिलीशन अगर आपने करनी है। नेक्स्ट उसमें ये आ जाता है कि अगर आपके पास जो अरे है जो जिसमें से आप कोई वैल्यू डिलीट करना चाह रहे हैं, वो सपोज ये है 1 2 3 4 5 6 तक है, इसमें हम 3 डिलीट कर जाता हूँ, इसके बाद ये सारा ऑर्डर में ही, और उसके बाद भी उसको ऑर्डर में ही रहना चाहिए उसके अंदर। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, ये थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है उसके साथ जो अनसॉर्टेड है। जिस तरह इंसर्शन में दोनों के एल्गो डिफरेंट थे, यहाँ पे भी थोड़े से डिफरेंट आ जाएंगे। यहाँ पे आप पोजीशन की बात नहीं होगी, आइटम की बात होगी, वैल्यू की बात होगी। ये 3 नंबर वैल्यू है जी, तो वो क्या करेगा, इसमें अगर आप देखें तो इस एल्गो को इम्प्लीमेंट करने के पहले आपको वो सर्च का
पूरा यहाँ पे एल्गो इम्बेड करना पड़ेगा, यानी बिगिन के बाद यहाँ पे इस एक लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे पूरा आपने एक वो सर्चिंग का एल्गोरिदम जो है सॉर्टेड के अंदर वो यहाँ पे लगाना है इसके अंदर। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा जी कि उसमें साइड आइटम इन रे एंड स्टोर इन द लोकेशन के पे आप उसको स्टोर कर दें। अगर तो के जो है ना, यानी वो सर्च करके, अगर आपको याद हो सर्चिंग में उसने बताया था जी कि अगर आइटम मिल जाए तो उसमें वो रिजल्ट देता है, अदरवाइज उसको आपको लोकेशन बताता है वहाँ पड़ी हुई वैल्यू, अदरवाइज -1 लिखता है। -1 का मतलब ये है कि ये वैल्यू मुझे नहीं मिली। अब के में अगर तो स्टोर है -1 यानी आइटम टू बी डिलीटेड नॉट फाउंड, तो फिर आपने क्या करना है, स्टेप 4 पे आ गया। स्टेप 4 पे आपने एक मैसेज कर दिया जी द गिवन आइटम डज नॉट एग्जिस्ट इन द अरे, नहीं जी ये है ही नहीं उसके अंदर। एल 6 पे आ जाए। अच्छा, ये 4 के बाद एग्जिट कर देगा, एग्जिट का मतलब ये यहाँ से उठे और एंड पे आ जाए। अदरवाइज क्या करेगा, अगर वो मिल गया उसको तो वो पोजीशन आपको उसने के पोजीशन पे वो कहता है ये मौजूद है। अब आपने जे काउंटर बनाया जो वो बनती है k+1 की, यानी के से एक स्टेप आगे की पोजीशन है। अब वो फिर वहां पे दोबारा वही एल्गो जो हमने पीछे यूज किया हुआ था कि वो अगली वैल्यू एक स्टेप पीछे तक उसको पीछे वाले में स्टोर कर दें, और अप टू ये यानी ये वाला अभी जो पिछला एल्गोरिथम है सेम वो वाला प्रोसेस यहाँ पे वो लग जाएगा आप करते हुए। एंड पे एक एक्स्ट्रा वैल्यू बच जाएगी जिसको वो अपर बाउंड इक्वल टू अपर बाउंड -1 हो गया उसका। तो ये एल्गोरिथम जो है वो काम करेगा इन द केस ऑफ सॉर्टेड अरे। दोनों सिनेरियोज हमने देख लिए हैं, डिलीशन के, अनसॉर्टेड अरे के लिए भी और सॉर्टेड के लिए भी। अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं, डिलीशन ऑपरेशन का हमने कोई भी देखते हैं। तो बेस्ट पॉसिबल इसका तो यही है जनाब कि वो आखिरी एक एलिमेंट है उसको वहाँ से एंड पे करें तो वो आपके पास जस्ट कांस्टेंट टाइम में वो करेंगे आखिरी एक। फर्स्ट केस में क्या हो सकता है, वो बिल्कुल पहले नंबर पे जीरो पे पड़ी हुई वैल्यू। अब जीरो पे जो वैल्यू पड़ी हुई है तो इसके बाद जो अगर एन है तो जीरो को छोड़ के बाकी n-1 एलिमेंट्स हैं, आपको सारे वो आगे के मूव करने पड़ेंगे आपको। ऐसे ही ना, जीरो से खत्म हुआ तो 1 वाला जीरो पे आ गया, 2 वाला 1 पे आ गया, 3 वाला 2 पे आ गया, अप टू करते करते तो ये n-1 एग्जीक्यूट हो गए। अब n-1 को अगर आप देखें तो O ऑफ n माइनस O ऑफ 1, अब इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू n आ रही है तो असिम्प्टोटिक नोटेशन के मुताबिक इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बन रही है वो बिग O ऑफ n यानी लीनियर टाइम है। So we can see that insertion and deletion operation in arrays, irrespective of either they are sorted arrays or unsorted arrays, the worst case time complexity of both operation is big O of n, or we could say that that is in linear time. Time complexity डिलीशन ऑपरेशन की और इंसर्शन ऑपरेशन की अरेज के अंदर बिग O of n या लीनियर टाइम है। इज इट क्लियर जी? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन या कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं जी। और राइट जी, ठीक है जी। अभी तक हमें सिर्फ 24 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। तो आज की अटेंडेंस अभी तकरीबन 6:10 हुए हैं, 1 घंटा हमारे लेक्चर को हो गया हुआ है। तो मैं जो है वो 24 यूजर्स जो
ये अगर वो CIT का इशू है तो मैं उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बाहर चलें आप उसके। एनी हाउ अभी ये 24 की टेंडर्स अभी में हो रहा है, एंड तक मैं देखता हूँ कितना रहते हैं ये क्या और जी रिवर्सल हो गया, सर्चिंग हो गया, इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया। हमारे 4 ऑपरेशन हो गए हैं, 2 मज़ीद रह गए हैं। आज मेरी कोशिश ये है कि इसको कंप्लीट किया जाए। इसको अरे का यूनिट आज हमने कंप्लीट करना है, सेकंड डे है उसको। ऑलराइट जी, सॉर्टिंग ऑपरेशन। सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ द अरे इन सम लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि आपने किसी को किसी ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग 2 ऑर्डर्स हमने देखे हुए होते हैं। इन केस ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू अगर आप देखें तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अगर आप अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू हैं तो वो आमतौर पर डिक्शनरी ऑर्डर कहलाता है। सॉर्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा आपको एल्गोरिदम मिलेंगे, आप देखें वहाँ पे, लेकिन उनमें सबसे जो बेसिक होता है, जो फर्स्ट स्टेप पढ़ाया जाता है, जो ईजीएस्ट होता है, वो बबल सॉर्ट कहलाता है। और यहाँ पे मैं भी आपको बबल सॉर्ट ही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ बबल सॉर्ट ही है, सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर आप देखें सेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, शेल सॉर्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे बेसिक जो फंडामेंटल है, जो समझने के लिए कि सॉर्टिंग होती क्या है, वो बबल सॉर्ट को आमतौर पर कंसिडर किया जाता है। तो मैं भी यहाँ पे बबल सॉर्ट को हम यहाँ पे इसको देख लेंगे। कोशिश मेरी होती है कि एग्जांपल आपको साथ एक शेयर को मैं बना के यहाँ पे, ताकि एग्जांपल का इम्पैक्ट काफ़ी देर तक रहता है और ज़्यादा बच्चों को समझ भी आ जाती है। बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट method requires n-1 passes to sort an array। यानी इसमें कंपैरिजन किए जाते हैं। और कंपैरिजन कितने कंपैरिजन है? पासेज हैं उसके। पासेज है कि एक पूरे कंपैरिजन को, यानी एक पूरा फेज जिसके बाद एटलीस्ट एक वैल्यू अपनी पोजीशन पे आ जाए, वो एक प्रोसेस पास कहलाता है। तो वो कहता है जी कि अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं, इसमें n-1 पासेज आपको करने पड़ते हैं। यानी इतने फेजेस के बाद आपका डाटा जो है वो सॉर्ट हो जाता है। ये इतनी अच्छी तो नहीं बनती उसकी, लेकिन ज़ाहिर है उसकी। बबल सॉर्ट is based on the idea of repeatedly comparing pairs of adjacent element and then swapping their position if they exist in the wrong order। ये इसका बेसिक लॉजिक है जी। क्या है जी? 2 वैल्यूज जो होती हैं साथ साथ जो पड़ी थी आपस में कंपेयर की जाती हैं। अगर वो ऑर्डर में सही नहीं है, उनमें से जो बड़ी है या छोटी है, तो अगर ऑर्डर में सही नहीं है तो उनको आपस में स्वैप कर दिया जाता है, फिर वो आगे चलते हैं। अच्छा, दिस विल कॉज द लार्जेस्ट एलिमेंट मूव और बबल अप। इस सारे एक प्रोसेस में क्या होगा, एक बड़ी वैल्यू आखिर में आपके पास निकल आएगी। 2 वैल्यूज है, इसमें से देखा जी ये बड़ी है, छोटी है। अच्छा, इसके साथ जो पड़ी हुई वैल्यू उससे छोटी है, तो उसको कहेगा एक आप शफल करो, आप मेरी जगह हो, मैं आपकी जगह चला जाऊँ। वो आगे चला गया, फिर अगली वैल्यू के साथ वो कंपेयर होगा, उसे कहेगा छोटी है, बड़ी है, छोटी है, तो फिर उसके साथ वो स्वैप हो जाएगा। ऐसे करते करते जहाँ इसमें एक फेज में एक वैल्यू बबल अप हो जाएगी। Thus, after the end of the first pass, the largest element in the array will be placed in the ninth position, nth position। आखिरी वहाँ पे अरे के पोजीशन पे, वहाँ पे बबल सॉर्ट में वो वैल्यू एक निकल आएगी इसकी। ये बड़ा सिंपल इसकी टेक्निक है। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी एक मैंने बनाई है बड़ी उसकी। ये इसका एल्गो है। एल्गो सपोज आपके पास एक अरे ए है और अपर बाउंड आपको दिया गया हुआ उसका, तो वही बिगिन और एंड का हमारा जो हमने एक अपना मेथड बनाया हुआ है। सेट के इक्वल टू 1 है। रिपीट आपने किया जी के लेस देन, जब तक एन के रहता है ना उस वक्त तक के का आप वो करते जाए उसकी। अब एक और बना दिया J0। अब J क्या है जी कि J लेस देन n माइनस के।
एन माइनस के हर फेज के बाद जब वो एक वैल्यू निकल आएगी तो अगली दफ़ा आप उसको तो दोबारा काउंट नहीं करेंगे ना अपने। अब सपोज 0 से लेकर 9 तक वैल्यू है, पहले पास में 9th के ऊपर एक वैल्यू जो सबसे बड़ी है वो आ गई है। अब अगली दफ़ा आपने 0 से 8 तक की वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना है, उससे अगली दफ़ा 0 से 7 तक की वैल्यू, तो ये वो उस लिहाज से रुका गया उसका। अब ये कंपेयर कर रहे हैं ए ऑफ जे में जो वैल्यू है उससे उससे अगली वैल्यू के साथ, अगर तो वो वैल्यू जो है वो उससे बड़ी है तो देन एक्सचेंज ए ऑफ जे एलिमेंट विद जे, यानी उनको स्वैप कर दें, जो स्वैप नहीं होती एक्सचेंज को होता है कि इसको, और दोनों काउंटर आगे बढ़ाता जाए, ये एंड तक ये चला जाएगा उसका, और पूरा ये जितना भी डाटा उसके अंदर पड़ा हुआ है वो सॉर्ट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैंने बनाई है कि इनको देखिएगा, on each pass this cause the largest element to bubble up to is the correct place। हर एक के बाद वो एक वैल्यू जो है वो अपनी जगह पर आ जाएगा। कैसे? मिसाल के तौर पे हम इस एग्जांपल को देखते हैं। फर्स्ट में वो क्या करेगा, ये अनसॉर्टेड वैल्यूज है, पास 1 अभी चल रहा है, 12 और दोनों को कंपेयर किया तो ये 40 तो ऑलरेडी बड़ा है उससे, ठीक हो गया। इसके बाद वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट पे वो चला गया उसका 40 और 3 को। अब 40 और 3 अगर देखें तो 40 इज ग्रेटर देन 3 है, तो ये इसको स्वैप करना चाहिए। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट में ये 40 और 3 का जब था तो वो 40 ग्रेटर देन 3 था, ये स्वैप कर लिया इसको। इसके बाद अब 40 और 2 का आपस में कंपेयर है तो यहाँ पे भी 40 ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पे भी इसको स्वैप करना चाहिए इसके साथ इसको, ये स्वैप कर लिया। इसके बाद फिर वो नेक्स्ट पे अब आया उसके 40 और 50 का है, तो इस पास में उसके इसको भी कर दिया। अब ये हमारा पास 1 कंप्लीट हो गया। पास 1 जब 1 कंप्लीट हुआ है तो ये जो आखिरी वैल्यू है nth के ऊपर, ये आखिर में जो यहाँ पे वैल्यू ये सॉर्टेड आ गई है। अब नेक्स्ट ये लेकिन इसका डिफरेंस ये आएगा कि अब इसमें ये वाली वैल्यू साथ काउंट नहीं, जब साथ वो पास 2 में जाएगा तो वो अब ये 12 और 3 को कंपेयर कर रहा है, 12 ग्रेटर देन 3, तो ये वैल्यू एक्सचेंज हो जानी चाहिए, स्वैप हो जानी चाहिए। 3 ऊपर आ गया, 12 आगे चला गया उसके। फिर अब ये है 12 का 2 के साथ कंपेयर करना चाहिए उसके, तो ये भी अगर आप देखें तो ये ग्रेटर देन 2 है, तो 2 को 12 के साथ स्वैप कर दिया गया। फिर 12 और 15 का अगर आप देखें तो 12 लेस देन 15 है, तो ये स्वैप करने की जरूरत नहीं है, तो पास 2 यहाँ पे एंड हो जाएगा उसको, ठीक है। ये यहीं पे उसका रहा उसका।
तो पास 2 को जब एंड हो गया है यहाँ पे, तो ये 2 वैल्यू हमारी सॉर्ट होके आ गई हैं। अब फिर उसके बाद पास 3 पे जाएगा ये, तो पास 3 में पहले ये 2 हैं, इसको ये स्वैपिंग हो जाएगी इसकी, और फिर इसके बाद 3 और 12 का, तो ये भी उसके पास जरूरत नहीं है इसको, ये यहाँ तक ये सॉर्टेड हो गए। अब उसके बाद एंड हो गया पास 3 का, तो पास 4 में जब जाएगा, पास 4 में ये एक ही उसकी है, तो ये अगर आप देखें तो ये सारा सॉर्टेड हो गया। 4 पासेज में आपके पास ये बॉट में ये 100 के, ये बबल सॉर्ट का मैकेनिज्म इस तरीके से काम करता है उसके अंदर। इज इट क्लियर? आई होप के सबको समझ आ रही है। वेरी गुड, ठीक है। एक और एग्जांपल दी है, ये सिर्फ एक ही पेज के ऊपर है आपको समझाने के लिए कि अगर अभी देखें तो ये यहाँ पे ये स्वैपिंग का ये है, अगर आप देखें फर्स्ट पास में 5 और 1 है, तो ये 1 और 5 स्वैप हो गए, फिर 5 और 4 है तो 4 स्वैप हो गए, 5 और 2 है तो ये 2 स्वैप हो गए, 5 और 8 है तो ये अनचेंज रहे। तो ये पहले फेज में 8 अपनी जगह पे आ गया, फिर ये 1 और 4 तो ये जरूर नहीं होगा, फिर 4 और 2 है तो ये सी आ जाएगी। तो बबल सॉर्ट की भी हमने 2 एग्जांपल्स देखी हैं, और आई होप कि ये आपको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, इशू होना नहीं चाहिए। बाकी रेस्ट जो है तो नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है जी हमारा जो है ये एग्जांपल फिफ्थ ऑपरेशन था ये सॉर्टिंग का, और इसमें हमने बबल सॉर्ट को कंसिडर किया हुआ है। एनालिसिस बबल सॉर्ट अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है जी कि n-1 पासेज मैंने बताया था कि होते हैं। अरे विल बी सॉर्टेड, द फर्स्ट पास इज रिक्वायर्ड n-1 कंपैरिजन, पहले में n-1 कंपैरिजन होती है, सेकंड पास में n-2 होती है। वो एक मैंने बताया कि हर एक में अपनी जगह पे आ जाएगा, तो रिमेनिंग के साथ आप कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन कम होते जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप सारों को देखें तो पहली दफ़ा n-1 कंपैरिजन होंगे, दूसरी दफ़ा n-2, तीसरी दफ़ा n-3, फिर करते करते फिर 2 और 1 तक जाएगा। तो अगर सारों को अगर आप प्लस करेंगे जो आती है सीक्वेंस बनती है, तो ये होता है n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 बनता है, यानी हाफ n स्क्वायर माइनस हाफ n। इन दोनों में मैंने बताया था ये कांस्टेंट जो होता है वो इग्नोर किया जाता होता है जो साथ लिखा होता है, और इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है सिम्प्टोटिक है, तो वो n स्क्वायर टाइम कम्प्लेक्सिटी आ रही है इसकी, यानी बबल सॉर्ट के अंदर जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ एन स्क्वायर है, यानी जितना वो नंबर ऑफ अरे का साइज होगा उससे डबल टाइम ये बबल सॉर्ट लेता है। इसलिए आज ये कोई इतना एफिशिएंट नहीं है मैकेनिज्म। इसलिए हम बताया था कि बाकी भी और भी सॉर्टिंग के एल्गोरिथम हैं, लेकिन समझने के लिहाज से बेसिकली ये सबसे ईजीएस्ट है। एनालिसिस देखें, वेरी सिंपल एंड इजी टू परफॉर्म, लॉजिक बहुत सिंपल है ना, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। क्या है, दोनों का आपस में कंपेयर करें, जो बड़ा है वो आगे का भी है। डिसएडवांटेज क्या है, इट रन स्लोली एंड हेंस इट इज नॉट एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट सॉर्टिंग टेक्निक्स आर प्रेजेंट। और जो टेक्निक्स हैं और जो एल्गोरिथम अगर उनका टाइम कम्प्लेक्सिटी देखें तो इससे बहुत बेहतर है। इवन इफ द एलिमेंट्स आर सॉर्टेड इन बेसिक बबल सॉर्ट n-1 पासेज आर रिक्वायर्ड टू सॉर्ट। अगर आपके पास एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड भी हैं तब भी वो जो है ना 1-1 पासेज देगा, यानी वो इतना एफिशिएंट नहीं है उस लिहाज से। तो ये उसका आ जाएगा जी। और उसके बाद अब आ गया जी मर्ज ऑपरेशन। मर्जिंग का ऑपरेशन, मर्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ टू सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी दो अरेज को, ये दो स्ट्रक्चर है उनको मिला के एक जगह करना। तो इसमें 3 तरह की पॉसिबिलिटीज आपके पास आती हैं।
मर्ज टू अनसॉर्टेड अरे इनटू अनसॉर्टेड अरे, दो अनसॉर्टेड अरेज हैं उनको मिला के एक अनसॉर्टेड अरे बनाई जा सकती है, दो अनसॉर्टेड अरेज हैं उनको मिला के एक सॉर्टेड अरे बनाना चाहते हैं, दो सॉर्टेड अरे हैं और उनको मिला के एक सॉर्टेड अरे बनाना चाह रहे हैं। जो तीन पॉसिबल सिनेरियोज बनते हैं, सपोज ये अनसॉर्टेड वाला जो है वो ये जैसे आपके पास ये अरे ए है 10 40 -3 2 और बी में ये दिया हुआ है, तो इसको किसी एक अरे को पहले रख लिया, उसके सारे एलिमेंट्स 12 40 -3 2 और उसके आगे दूसरे रख लिए उसके, एक ये दो अनसॉर्टेड अरे हैं उनको मर्ज के अनसॉर्टेड बना दिया, फिर दो अनसॉर्टेड अरे हैं लेकिन उनको मर्ज करके सॉर्टेड अरे बनाना चाह रहे हैं, यानी ये अरेज आपकी ये सॉर्टेड नहीं है ये भी सॉर्टेड नहीं है, लेकिन इन दोनों को मर्ज करने के बाद अरे जो आ रही है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ रही है, यानी इसमें से अगर ये छोटा नंबर है तो वो पहले आ रहा है इसके बाद में आ रहा है, तो ये सेकंड सिनेरियो इसका हो सकता है। थर्ड सिनेरियो ये है कि आपके पास ऑलरेडी दो सॉर्टेड अरे हैं, ये सॉर्टेड है 1 3 7 11 और ये है 2 5 8 22, तो इन दोनों को मिला के जो थर्ड बने वो भी सॉर्टेड अरे ही आए। उसकी तीन पॉसिबल सिनेरियोज आ सकते हैं अरे के अंदर। मर्ज सॉर्टेड अरे में अंदर ये इसका एल्गोरिदम है और इसको मैंने कोशिश किया कि एक ही पेज के ऊपर आप बताइए, आपके पास दो अरे गिवन होंगी, सपोज अरे ए है उसका साइज m हुआ, अरे बी है उसका साइज n है, एक थर्ड अरे जिसमें इन दोनों को मर्ज करके आपने रखना है और उसका साइज जो होगा वो साइज ऑफ ए प्लस साइज ऑफ बी के बराबर होगा, यानी उसका साइज m प्लस n है। आप ऐसा कर लें कि आपने जो एल्गोरिथम बनाया बिगिन और एंड आ गया उसका, इसमें क्या है जी कि हमने तीन वेरिएबल रख लिए, एन ए जो है वो इसके लिए है अरे ए का एक काउंटर है, एन बी अरे बी के लिए, एन सी अरे सी के लिए। अब इसमें वो ये कहता है जी कि काउंटर एन ए जो है ना वो उस वक्त तक चलाओ जब तक उसका साइज जो है ना, यानी अरे ए का काउंटर जो 0 है ये उस वक्त तक चले जब तक अरे ए का जो साइज है उससे कम रहे, और एन बी का साइज उस वक्त चले जब तक वो एन से कम रहे, ये दोनों के देख रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है वो ये कहता है जी कि ए ऑफ एन अगर वैल्यू बी ऑफ एन से छोटी है, यानी अरे ए की पहली वैल्यू अरे बी की पहली वैल्यू से अगर छोटी है तो अरे ए की वैल्यू को उठा के अरे सी की पहली प्लेस पे रख दे, छोटी वैल्यू है, और अरे ए का काउंटर उसमें एक ऐड कर दे उसके, यानी अब अरे 0 से वैल्यू छोटी से उठा दिए तो अब अरे एन ए में 1 आ जाए, अगली वैल्यू रीड करे। अच्छा अगर ये उससे छोटी नहीं है तो मतलब उससे बड़ी होगी, अगर बड़ी है तो फिर अरे बी की जो वैल्यू है ना जो पड़ी हुई थी वो छोटी वो अरे सी में रख दे और अरे बी का काउंटर इंक्रीज कर दे। इन दोनों सूरतों में क्या करे, अरे सी का भी काउंटर इंक्रीज करना है उसमें, ठीक है, यानी अगर अरे बी में पहली वैल्यू छोटी है तो वो उठा के अरे सी में रखनी है और अरे ए का काउंटर इंक्रीज करना है, अगर अरे बी में वैल्यू छोटी है अरे ए से तो वो वाली वैल्यू उठा के रखनी है अरे सी में और अरे बी का काउंटर भी एक इंक्रीज करना है और दोनों सूरतों में अरे सी का भी काउंटर इंक्रीज किया जाएगा। अच्छा इसके बाद अगर ये आ जाता है कि अरे ए का काउंटर चलते चलते अरे एम के इक्वल आ गया साइज के, यानी अरे ए जो है वो एग्जॉस्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास अरे ए की कोई वैल्यू नहीं रही लेकिन अरे बी में वैल्यू मौजूद है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सिंपल ये करना है कि जितनी भी अरे बी की अंदर आइटम्स पड़े हुए हैं वो सारे उठाने हैं और अरे सी में रखते जाने हैं, और दोनों सूत्रों में अरे सी का भी और अरे बी का भी काउंटर इंक्रीमेंट करते जाएंगे, लेकिन अगर अरे बी का काउंटर जो है वो उसके साइज के बराबर आ गया है तो इसका मतलब है कि अरे ए में वैल्यूज मौजूद है, तो फिर उसकी वैल्यूज सारी जो है वो जब तक उसकी सारी वैल्यूज उठा लेती वो उठा के अरे सी में रख दी जाए और ये काउंटर सारा चलाया जाए। ये वही मैकेनिज्म है जो मैंने तस्वीरों में आपको दिखाया, वो सारा इसका एल्गोरिदम फॉर्म में आपको यहाँ पे
दिखा दिया गया। इस अरे का जो एनालिसिस आता है वो ये आ जाता है जी कि इसमें आपने टाइम लिया है वो m प्लस n, यानी दोनों अरे से मिला के एक्सपोज वो एक r बन गया। आर साइज यानी जितना सी का साइज है उतना टाइम लेगा। अगर आर को फर्ज करें वो एन के बराबर कर दिया जाए तो वो लीनियर टाइम बन जाता है आपके पास, यानी आपका जो सी दोनों को मिला के जितना टाइम बनता है वो एक लीनियर टाइम बनेगा अरे का। उसके अंदर ये सारा फंक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा ये था एनालिसिस अरे पे। सारी अरे की अगर आप बात करें लीनियर अरे की, इसके कुछ फ़ायदे भी है कुछ नुकसान भी हैं। तो उसका सबसे पहले लिमिटेशन ये है वो ये है जी कि आपको अरे के पॉइंट की बात करूँ, लीनियर अरे स्टैटिक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लिए आपके पहले से पता होना ज़रूरी है। तो ये स्टैटिक स्ट्रक्चर है क्योंकि मेमोरी एलोकेट आपने पहले से की होती है रन टाइम के ऊपर उसकी, और ये आपकी रिड्यूस एग्जॉस्ट हो सकती है, और ये कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशन पे होती है। तो इसलिए इनका जो टाइम इंस्टेंट का है वो टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसमें कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशन आप या तो सारे डाटा को आगे पीछे कर रहे होते हैं, ये बहुत टाइम लेता है उस लिहाज से। तो आज का हमारा ये सेशन यहाँ पे एंड होता है जी। माशाल्लाह आज हमने अरे को यूनिट 2 को भी कंप्लीट कर दिया। आई होप कि आप लोगों को उसकी समझ आई होगी और एंजॉय किया होगा उसका। वीडियोस के हवाले से मैं कुछ इसका पैटर्न सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कोई यूट्यूब पे कोई बना दिया जाए ऐसा रिसोर्स जहाँ पे ये सारे आपके जो लेक्चर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि वो 7 दिन के बाद वो हटा देते हैं यहाँ से। तो यूट्यूब पे हो सकता है मैं अगले 1-2 दिनों तक यहाँ पर ये आपकी सारी वीडियोज रख दिया करूँ ताकि आप लोगों को भी और वो जो क्लास अटेंड नहीं कर सकते उन सबको भी इसका फ़ायदा हो। और इसके अलावा भी जो स्पेसिफिकली इल्ज़ाम इकबाल के स्टूडेंट्स हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछने, वरना फिर हम सेशन को एंड करते हैं। हो सकता है आप लोगों की क्लास भी हो आगे। जी अरे का जो डाटा स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है यूनिट वो सारा कंप्लीट हो गया हमारा। अरे के जितने भी ऑपरेशंस हैं और जितने भी उस लिहाज से उसके 6 के 6 हमारे जो हैं वो आज हमने कंप्लीट करने। बेसिकली हमने 1 या 1.5 तो पिछली क्लास में भी कर लिया था, ट्रेवर्सल का थोड़ा वही कर दिया, बाकी सारे हमारे आज हो गए उसको। और ये अगर आपका ये लेक्चर क्लियर है तो आपको अगले बाकी यूनिट्स में भी, इसके बाद टेक्निकली तो हमारा यूनिट 3 बनता है, लेकिन इसके बाद मैं लिंक लिस्ट कराऊंगा ताकि वो आपका यूनिट मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई, लेकिन वो क्लैरिटी आ जाएगी आपको उसके पास। लीनियर लिस्ट नहीं होगा, लिंक लिस्ट है, वो लिंक लिस्ट कहलाती है, लिंक लिस्ट। चलें जी, ठीक है, फिर आज का सेशन एंड करते हैं। आई थिंक किसी को कोई क्वेश्चन। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह फिर हम लिंक लिस्ट का टॉपिक शुरू करेंगे, जिसको मैं अब कल रिवाइज वगैरह तो नहीं करेंगे, नया टॉपिक है तो उसको जो भी हम कोशिश करेंगे 2 लेक्चर में उसको कंप्लीट